हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव चैप्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है वो देखेंगे। ठीक है। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके फंक्शंस क्या है। अब जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको इतनी आइडिया तो हो गई होगी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? रियल एग्जीक्यूटिव। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ठीक है। पहला तो ये कि फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिटरमाइनिंग इट्स साइज। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, राइट, तो उनका जो फॉर्मेशन है, कौन कैसा उनका फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, प्लस कितने लोग होंगे उसके अंदर, ये सब का डिसीजन कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज मतलब क्या हुआ कि किसी भी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में का कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर है, उसको कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देना, अलॉट करना, ये सब किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर का काम है। ठीक है। रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज। अगर उनको ऐसा लगता है, प्राइम मिनिस्टर को कभी ऐसा लगता है, ठीक है, कि शायद अगर कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर है उसको हटा के किसी और मिनिस्टर को उनकी जगह पे रखा जाए तो शायद ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा फ्रूटफुल आउटकम होगा, तो वो रीशफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये पावर भी जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है। चौथी चीज़ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट के चेयरमैन होते हैं। ठीक है। जो कैबिनेट, जो 15-20 मिनिस्टर्स का कैबिनेट होता है ना, जिनकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ हफ्ते में एक बार होती ही होती है, तो उनका जो है ये चेयरमैन होते हैं। ठीक है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट और वो मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं। ठीक है। जब भी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है तो हु इज़ द चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर। वो एड्रेस करते हैं मीटिंग को। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो है, अगर प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि कोई भी मिनिस्टर से करप्ट हो रहा है या कोई करप्शन की तरफ जा रहा है, कोई अपना काम सही से नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसा वैसा हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है उसको रिमूव करने का जो डिमांड है, मतलब प्राइम मिनिस्टर कैन डिमांड रेजिग्नेशन फ्रॉम एनी मिनिस्टर एट एनी टाइम एंड द लैटर ऑलवेज हैज़ टू एक्सेप्ट द विशेज ऑफ द फॉर्मर। तो वो उस मिनिस्टर से कहेगा कि भैया आप रेजिग्नेशन दे दो अपना। ठीक है। और किस तरीके से उसको रिमूव करेगा प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर विल गो टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को वो बोलेंगे कि देखो भैया इसने ये गलती करी है, तो आप इसको जो है रिजाइन, मतलब इसकी जो इसको अपने पोजीशन से डिसमिस कर दो। ठीक है। और रेजिग्नेशन लेटर वो खुद उस प्राइम मिनिस्टर से मांगेंगे, उस मिनिस्टर से मांगेंगे। कौन मांगेगा? प्राइम मिनिस्टर विल आस्क फॉर द रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम द मिनिस्टर जो उनको लगता है कि डिजर्व नहीं करते हैं वहाँ पे रहना। मूविंग अहेड, चीफ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। अब मान लो कैबिनेट, कुछ भी जो मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट के अंदर, वो कुछ भी ऐसे डिसीजन पे आ रहे हैं, कुछ भी उनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको प्रेसिडेंट तक लेके जाना और प्लस प्रेसिडेंट का जो व्यू पॉइंट है उसको कैबिनेट तक लेके आना, ये कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है। कोऑर्डिनेटर इन चीफ। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो जब आप देखते हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पार्ट होते हैं, राइट, तो उनका जो कोऑर्डिनेटर है, जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की तरह काम करता है, एक लिंक की तरह काम करता है, उनको कोऑर्डिनेट कराता है एक दूसरे के साथ, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। पार्लियामेंट का भी लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। यही है जो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, सबके साथ बैठ के पहले एक जनरल कंसेंसस पे आते हैं, फिर वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, तो वो पार्लियामेंट के भी लीडर होते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट को डिसॉल्व, पावर टू गेट द पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द मोस्ट फॉर्मिडेबल पावर टू आस्क फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो लोकसभा से कह सकता है कि देखो आप अपना जो है आपको हम डिसॉल्व, मतलब वी वांट टू डिसॉल्व द लोकसभा, बिकॉज अगर कुछ भी इनएफिशिएंट काम चल रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो लोकसभा को खत्म कर सकता है। जो लोकसभा, प्रेजेंट लोकसभा होगी, उसको खत्म करके नया इलेक्शन, नई लोकसभा, नए मेंबर्स इन द लोकसभा वो ऐसा कर सकते हैं। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है। Director of Foreign Affairs. As the powerful and real head of the government, the Prime Minister always play a key role in determining the foreign policy of the country and India's relations with other countries. ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि देखो वो रियल हेड है, वो रियल एग्जीक्यूटिव है पूरे गवर्नमेंट के, राइट,
तो उनके पास एक ऐसा मतलब पावर होता है, उनके पास ये रोल होता है कि जो भी फॉरेन पॉलिसी है कंट्री का वो डिटरमाइन कर सकते हैं, जो रिलेशन है दूसरों कंट्री के साथ वो उस चीज़ को देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आप हमारे कंट्री में अभी देख लो प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप देखते होंगे ना कि वो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वो जाके डेलीगेशंस करते हैं मीटिंग्स करते हैं ऑल ऑफ दैट, तो वो होती है, ठीक है। वो लीडर ऑफ द नेशन तो होते ही हैं। प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है इमरजेंसी के टाइम पे? द इमरजेंसी पावर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट्स इन द प्रेसिडेंट आर इन रियलिटी द पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ कि इंडिया में क्या होता है कि पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि पावर सारा प्रेसिडेंट का है, बट रियल लाइफ में उसे एग्जीक्यूट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इमरजेंसी पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो प्रेसिडेंट को दिया जा रहा है, लेकिन इन रियल लाइफ उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, ठीक है। अप्रैल 1977 में एक्टिंग प्रेसिडेंट B.D. Jatti ordered the dissolution of 8 state legislatures upon the advice of Prime Minister Morarji Desai, and in 1980 President Sanjeeva Reddy also dissolved 9 state legislatures on the advice of PM Indira Gandhi. आप ये चीज़ देखो कि ये दोनों ही टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है चीज़ें कर रही है, राइट। तो बेसिकली रियल यहाँ पे हेड कौन हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर हो रहा है। सारी चीज़ें जो भी डिसीजन है वो कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। प्रेसिडेंट बस उसकी एडवाइस ले रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास सारे पावर्स है। तो लास्ट में जो सिग्नेचर्स हैं कोई भी चीज़ के लास्ट में कि हाँ भैया ये चीज़ होनी है, तो जो सिग्नेचर्स हैं वो प्रेसिडेंट के हैं, बट बैकग्राउंड में कर कौन रहा है सारी चीज़ें? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये चीज़ है। एग्जीक्यूटिव इन द यूएसए, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने पढ़ा है पिछले कुछ वीडियोस में, मैंने आपको जब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया था तभी मैंने आपको बता दिया था काफ़ी चीज़ें कि क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि जैसे इंडिया में देख लो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, तो यहाँ पे ऐसा है ना कि रियल हेड है एंड देन नॉमिनल हेड एंड ऑल ऑफ दैट, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, सिर्फ एक होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और उसी को हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं, सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव होता है। यूएसए इज अ रिपब्लिक एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। फीचर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, क्या क्या फीचर्स है? पहली बात तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव है और वही आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है और रियल एग्जीक्यूटिव भी है, ठीक है। Institution of presidential cabinet. There is a cabinet to assist the president in the exercise of its executive powers. It consists of the heads of the executive departments. Basically क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है, अब देखो ऑब्वियसली यूएस में आप देखो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है, राइट, तो एक ही एग्जीक्यूटिव है, तो प्रेसिडेंट ही है जो है वही है रियल एग्जीक्यूटिव, वही है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, लेकिन फिर भी सारे डिसीजंस तो वो खुद नहीं लेगा ना, उसको भी कोई तो चाहिए हेल्प करने के लिए, इसलिए कैबिनेट होती है जो कि हेल्प करती है प्रेसिडेंट को विथ हिज डिसीजंस। एक चीज और, सेनेट जो होती है द अपर हाउस ऑफ यूएस, ठीक है, यूएस पार्लियामेंट का जो अपर हाउस होता है सेनेट, उसके पास एक पावर होती है कि मान लो कोई भी अपॉइंटमेंट कर रहा है प्रेसिडेंट, यूएस का प्रेसिडेंट, तो उसको अप्रूवल चाहिए होगा सेनेट से, सेनेट को अप्रूव करना होगा, देखो भैया हाँ ठीक है हम अप्रूव कर रहे हैं, आप मान लो किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो हम आपके उस अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर रहे हैं, तभी जाके वो अपॉइंटमेंट होगी, तो यहाँ पे सेनेट का भी एक रोल आ जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द मास्टर ऑफ द कैबिनेट, ऑब्वियसली जितने भी डिसीजंस है वो प्रेसिडेंट ही लेता है, ठीक है, लेकिन बस ये जो कैबिनेट होता है वो हेल्प करता है, वो डायरेक्ट करता है, डायरेक्शंस बताता है कि यहाँ ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी जब हमने पढ़ा था तो हमने ये चीज देखा था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, डिविजन नहीं सेपरेशन, एंड बहुत बड़ा डिफरेंस होता है डिविजन वर्ड में और सेपरेशन वर्ड में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब हम देखते हैं तो वहां पर डिविजन ऑफ पावर होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? सेपरेशन। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव है और जो कांग्रेस है वो लेजिस्लेचर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स, दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देते हैं, ठीक है।
नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव बिफोर द यूएस कांग्रेस। ऑब्वियसली अब अगर सेपरेशन ऑफ पावर है, दोनों एक दूसरे काम में ज़्यादा टांग नहीं अड़ाते, तो ऑब्वियसली नोबडी इज अकाउंटेबल टू एनीवन। इसलिए एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ही इज नॉट अकाउंटेबल। वाई? बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ भी करे, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही इज नॉट अकाउंटेबल, ही इज नॉट आंसरेबल टू द यूएस कांग्रेस विच इज द लेजिस्लेचर। ठीक है, अब देखो, लैक ऑफ पॉलिटिकल होमोजेनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब यूएस प्रेसिडेंट जो है वो अपने कैबिनेट में, अब मैंने आपको ये पहले, आप याद करो, आपने जब आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था तब भी ये चीज़ आया था, इस चीज़ का जिक्र हुआ था। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप आंसर लिखो इस पॉइंट को तो डेफिनेटली मेंशन करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि देखो, यूएस प्रेसिडेंट जो है वो अपने कैबिनेट में सिर्फ उनको रखता है, उन लोगों को रखता है जिन्हें उसको लगता है कि हाँ ठीक है, ये मेरिट के बेसिस पे ये बहुत सही है, मतलब इसको अगर मैं अपने कैबिनेट में रखूंगा तो मुझे सही एडवाइस, सही डायरेक्शंस मिलेंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट में मेरिट के बेसिस पे लोगों को रखता है, राइट। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा हो। अगर प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि मान लो पॉलिटिकल पार्टी ABCDEF है, उसको ऐसा लगता है कि पार्टी बी से 10 लोग बहुत केपेबल है, 5 लोग बहुत केपेबल है, ठीक है, तो 5 को नहीं लेगा। उसको अगर F से कोई केपेबल लगता है वहां से वो ले लेगा। तो एक पॉलिटिकल होमोजिनिटी नहीं रहती है, ठीक है, वो चीज़ है, एक सिमिलैरिटी नहीं रहती है पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे। तो ये चीज़ है। यूएस प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो आप में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब देख लो, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनको यूएस जाना है, वहाँ का सिटीजन बनना है एंड वहाँ की सिटीजनशिप लेनी है और वहाँ पे फिर प्रेसिडेंट बनना है, वो ये चीज़ देख लो कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है यूएस का तो आपको क्या क्या चाहिए। पहली बात तो आप नेचुरल बॉर्न सिटीजन होने चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के, बस लो, अभी होगा ही नहीं, यहाँ पे इंडिया का बच्चा बन ही नहीं सकता यूएस का प्रेसिडेंट, क्योंकि आपको नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना पड़ेगा। आपका बर्थ, बाय बर्थ यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तभी जाके आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है। दूसरा है, ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 35 ईयर्स ऑफ एज होना ही चाहिए, उससे कम होगे तो नहीं बनोगे। तीसरा, ही मस्ट हैव रिसाइडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एटलीस्ट 14 ईयर्स। अब मान लो आपका जन्म यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, आप आ गए इंडिया, क्योंकि हो सकता है, राइट, ऐसा होता नहीं है मोस्टली, बट हो सकता है कि आप आ गए इंडिया, आप रहे ही नहीं कभी यूएसए में, तो भी आप नहीं बन सकते प्रेसिडेंट। आपको एटलीस्ट 14 साल वहाँ पे गुजारना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ रेसिडेंट ऑफ यूएस फॉर एटलीस्ट 14 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियसली ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है यूएस का तो यू शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप नहीं होल्ड कर रहे हो, तभी आप बन सकते हो। और फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी साउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब फिजिकली या मेंटली यू आर नॉट दैट केपेबल तो आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होते हैं, फंक्शंस एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन। सारे पावर्स अपॉइंटमेंट्स के हो गए, डिसीजन मेकिंग के हो गए, सेरेमोनियल फंक्शंस हो गए, जितना जो कुछ भी है सब कुछ जो है प्रेसिडेंट के पास है, बिकॉज ही इज़ द ओनली एग्जीक्यूटिव। जितने भी लॉज का इन्फोर्समेंट करना है, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना, ठीक है, जैसे यू नो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना कि सारे काम सही से हो रहे हैं कि नहीं, सेक्रेटरीज जो हैं प्रेसिडेंट की वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा भी प्रेसिडेंट का ही काम है। अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर्स भी इसके पास है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कौन एम्बेसडर बनेगा, कौन पब्लिक मिनिस्टर बनेगा, कौन जज बनेगा, कौन क्या बनेगा, ये सब भी प्रेसिडेंट के पास ही होता है। रिमूव, किसी को अगर रिमूव करना है, ठीक है, किसी को भी अपनी पोजीशन से रिमूव करना है तो रिमूवल का प्रोसेस जो है वो भी प्रेसिडेंट के पास ही है, ठीक है। ट्रीटी मेकिंग पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। बस एक चीज़ है कि उस जो भी वो ट्रीटी फॉर्म करेगा दूसरे स्टेट्स के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उसको सेनेट का अप्रूवल चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ठीक है, तभी जाके वो ट्रीटी अप्रूव होगा। मिलिट्री पावर्स भी सारा प्रेसिडेंट के पास ही है, ठीक है। जितने भी आर्म्ड फोर्सेज है, लैंड, सी, एयर में, उन सब के साथ जो भी डीलिंग एंड ऑल दैट एवरीथिंग, डिफेंस जो है, पूरी कंट्री का डिफेंस, ये सारा जो है किसके अथॉरिटी में है, प्रेसिडेंट के ही में है, ठीक है। फॉरेन रिलेशंस भी प्रेसिडेंट के पास ही है। प्रेसिडेंट इज द चीफ डिप्लोमैट, ठीक है। यूएसए का चीफ डिप्लोमैट कौन है, द प्रेसिडेंट। अब एक और पावर है कि ही कैन ग्रांट पार्डन टू एनीबडी। मान लो किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है,
तो उसको बेल दिलवाने का काम भी प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको पार्डन कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है किसी ने अगर कोई क्राइम वगैरह किया है तो। अगर उसे लगता है कि नहीं नहीं वो गिल्टी नहीं है तो वो उसको पार्डन कर सकता है। यूएस प्रेसिडेंट्स रोल इन लॉ मेकिंग, ठीक है। लॉ मेकिंग देखो, सेंडिंग ऑफ मैसेजेस टू द कांग्रेस। अब देखो एक चीज़ है कि लॉ मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट का किस तरीके से है। तो प्रेसिडेंट जो है वो मैसेजेस भेजता है यूएस कांग्रेस को कि देखो ये चीज़ें हैं जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें हैं जहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये चीज़ें हैं। बजट भी जो है कंट्री का वो भी प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस को भेजता है। तो ये चीज़ होती है कि वो एक तरीके से मैसेज भेजता है कांग्रेस को कि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद सस्पेंसरी वीटो एंड पॉकेट वीटो, ना दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सस्पेंसरी वीटो और पॉकेट वीटो क्या होता है? सस्पेंसरी वीटो तब होता है जब एक कोई बिल होती है जो कांग्रेस पास करती है प्रेसिडेंट के पास ताकि वो साइन करे अपना। प्रेसिडेंट की सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होती है, तो कांग्रेस जो है अपर हाउस और लोअर हाउस में दोनों में वो बिल पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का टाइम होता है। अगर वो अप्रूव कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर अप्रूव नहीं करता है तो भी वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि ये जो 10 दिन का टाइम उसको मिलता है उसके बीच में एक्सेप्ट संडेज, ठीक है, प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज सकता है कांग्रेस में और कहेगा कि जो दोनों हाउस है, अपर एंड लोअर हाउस, दोनों में एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी चाहिए वापस, तब ये बिल वापस भेजो, तब मैं साइन करूंगा। तो इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट वापस से उस बिल को भेजता है कांग्रेस में तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है दोनों हाउसेस में, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होता है, वो बिल जो है उसको पुल डाउन कर दिया जाता है, वो बिल फिर नहीं पास होती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सस्पेंसरी वीटो कि कांग्रेस में जब वो बिल पास हो जाता है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का टाइम होता है साइन करने का। उस 10 दिन के बीच में प्रेसिडेंट उसको वापस भेज के बोलेगा कि अपर और लोअर हाउस दोनों से 2/3 मेजॉरिटी इसको दिलवाओ इस बिल को, तब जाके मैं साइन करूंगा, जो कि होता नहीं है इन मोस्ट केसेस, 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सस्पेंसरी वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है? पॉकेट वीटो में ये होता है कि जस्ट अ सेकेंड, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर बिल है तो वो पास होता है अपर और लोअर हाउस में, फिर वो प्रेसिडेंट के पास आता है। तो अब क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का टाइम होता है। अब मान लो वो बिल प्रेसिडेंट के पास आया और उस 10 दिन के बीच में ही ये जो कांग्रेस है वो एडजॉर्न हो जाती है, उसका सेशन खत्म हो जाता है ना, उसका सेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है कि फिर प्रेसिडेंट अगर उस बिल को पास नहीं करेगा, ठीक है, उस पर साइन नहीं करेगा, प्रेसिडेंट बेसिकली उस बिल को साइन करेगा तभी जाके वो बिल फिर इन एंड ऑल पास हो जाएगी, राइट। तो प्रेसिडेंट अगर फिर एडजॉर्न होने के बाद जब कांग्रेस का सेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट अगर उसको साइन नहीं करती है तो वो बिल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को? मैं वापस से आपको एक बार समझाती हूँ बहुत सिंपल वे में कि क्या होगा कि पहले कांग्रेस जो है, अब देखो मोस्टली जो कांग्रेस बिल्स पास करती है प्रेसिडेंट को वो भेजती है, बिल पास करने के बाद जब प्रेसिडेंट को वो भेजती है तो हमेशा अपने सेशन के एंड, जब सेशन खत्म होने वाला होता है ना कांग्रेस का, तभी वो मोस्टली बिल्स भेजती है, वही टाइम होता है। तो अब प्रेसिडेंट बहुत चालाकी से क्या कर सकता है कि मान लो वो बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास आई, प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का टाइम है, राइट। अब मान लो 10 दिन के अंदर ही, 10 दिन के मिडिल में ही, मान लो 5th और 6th डे में कांग्रेस जो है वो एडजॉर्न हो जाती है, उसका सेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट अगर उसको साइन नहीं करेगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का सेशन खत्म हो चुका है। तो प्रेसिडेंट अगर उसको साइन नहीं करेगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कांग्रेस का सेशन इज खत्म, राइट। तो वो चीज़ होती है, इसको कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। बहुत इफेक्टिव पावर होती है, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिल्स आर पास्ड बाय द कांग्रेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स सेशन, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ कॉलिंग स्पेशल सेशंस भी बुला सकते हैं प्रेसिडेंट कांग्रेस का, बट उसको वही है, प्रेसिडेंट को लिख के देना पड़ेगा द रीजन व्हाई ही इज कॉलिंग दैट स्पेशल सेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया एंड यूएसए एंड द यूके, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, तो फिर आप पॉइंटर्स के थ्रू एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया, यूएसए एंड यूके।
तो पहला ये है कि सिंगल एग्जीक्यूटिव, तीनों कंट्री में एक ही एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। इन ऑल द 3 कंट्रीज देयर आर सिंगल एग्जीक्यूटिव्स एट वर्क। इंडिया में प्रेसिडेंट के पास है सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेकिन ऑल दो पावर सारे प्रेसिडेंट के पास है, एक्सरसाइज कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, बट पावर्स है सारे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। यूके में सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स किंग और क्वीन के पास है, और यूएसए में प्रेसिडेंट के पास सारे पावर्स है, ठीक है। और देखो यूके में भी सेम ही है, सारे पावर्स किंग और क्वीन के पास है, लेकिन उसको असल में एक्सरसाइज कौन करता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो सेम इंडिया की तरह ही है यूके, और यूएसए में तो सारा पावर्स प्रेसिडेंट के पास है, एक्सरसाइज भी वही करता है। इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स, तीनों कंट्री में इलेक्शन होती है, लोग इलेक्ट करते हैं। यूके में प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स जो है उनको इलेक्ट किया जाता है। इंडिया में भी जो है इलेक्शन होती है प्राइम मिनिस्टर की, और फिर प्रेसिडेंट का तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद यूएसए में भी जो है प्रेसिडेंट इज वर्चुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। लिमिटेड टेन्योर होता है। प्रेसिडेंट यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल तक रहते हैं अपने पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के लिए होते हैं। और यूके में क्या होता है कि जब तक मेजॉरिटी मिल रही है, मेजॉरिटी वोट्स मिल रहे हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, तब तक वो पावर पे रहता है, ठीक है। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स, इंडिया और यूके में नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस है। यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए में देखो, यूएसए में सिर्फ एक ही है प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है और रियल एग्जीक्यूटिव भी है, लेकिन इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन में मतलब यूके में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, किंग और क्वीन, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये चीज़ है। रियल सेंटर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, यूएसए में प्रेसिडेंट के पास सारे पावर्स है, ठीक है, जो रियल पावर्स है। इंडिया और यूके में किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर्स के पास है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन यूएसए, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। अब इस चीज़ में तो कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। यूएसए में जो है देखो, इंडिया और यूके में काफ़ी सिमिलैरिटी है, यूएसए में अलग है। यूएसए में आपको प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव दिखेगा, और इंडिया और यूके में आपको क्या दिखेगा, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन इतना ज़्यादा, क्योंकि अभी आपको मैंने यही सारा एक्सप्लेन किया है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बस मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। यूएस में जो है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। उसके बाद अब एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट अकाउंटेबल बिफोर द कांग्रेस, ठीक है, तो ये चीज़ है। यूएस प्रेसिडेंट का लीडरशिप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैबिनेट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, चेक्स और बैलेंसेस होती है प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच में, एक स्टेबल और फिक्स टेन्योर होता है एग्जीक्यूटिव का भी और कांग्रेस का भी, ठीक है। उसके बाद आप पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव देख लो जो कि यूके और इंडिया में है। वहाँ पे क्या होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस होता है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, इज अकाउंटेबल बिफोर द लेजिस्लेचर, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट इज द हाउस ऑफ कॉमन्स, कैन रिमूव द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इंडिया में भी ऐसा होता है, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा जो है वो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन देके प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के हटा सकती है अपने पोजीशन से, ठीक है। फिक्स टेन्योर नहीं होता है, नॉन फिक्स होता है, और नॉन स्टेबल टेन्योर होता है ब्रिटिश कैबिनेट का और इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री बाय अ पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स अ मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस। अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, जो कि लोअर हाउस में जिसका मेजॉरिटी पार्टी होता है, वहीं से जो है इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये चीज़ यूके और इंडिया दोनों में है, ठीक है। यही सारी चीज़ होती है। डेडलॉक्स जब भी होते हैं तो प्रेसिडेंट ही है जो उसको एड्रेस करता है, ठीक है। And yes, with that we come to the end of this chapter and the end of the video. If you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. इस chapter के पिछले parts जो हैं, एक ही part है basically, part 1, वो आपको description box में मिल जाएगा, उसका link आप जाके check out कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, आप जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो गेट इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो अबाउट योर डाउट्स एंड एवरीथिंग। एंड येस, डू सब्सक्राइब द channel. We are literally going to hit 1K super soon, so do subscribe my channel, share it with your friends, and yes, happy studying, good luck.